अगला हेडिंग है दूसरा, न तो आपके सिलेबस में सिस्टम अप्रोच लिखा गया है न संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। लेकिन ये बात तो आप देखेंगे नोट्स में पहले से बातें लिखी गई हैं, क्योंकि जब भी हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे सिलेबस में केवल पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा गया है। इसका मतलब है कुछ चीजें हमें समझ में होनी चाहिए कि ये इसेंस है विषय का, उसको छोड़ के हम हट नहीं सकते। वो पूछा जाए या ना पूछा जाए, कभी पूछ लिया जाता, कभी नहीं पूछा जाता। अगला हेडिंग है, हाँ अब आप पूछिए। हाँ ठीक है, नहीं ठीक। अब यही पर्यावरण का मतलब दो कहा, एक है अंदर का पर्यावरण, ये नहीं, और दूसरा है बाहर का पर्यावरण। एक पर्यावरण का भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा अंदर का है जो भारत में है, लेकिन वो पर्यावरण किससे मिलकर बनता है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी बात उन्होंने नहीं की। यही तो उनके ऊपर बड़ा आरोप है। और दूसरा एक पर्यावरण क्या है जो भारत से बाहर स्थित है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, दो पर्यावरण हमारे पास है। लेकिन पर्यावरण है क्या, इसका उल्लेख हिस्टन ने नहीं किया। इसे कहा भी गया इंट्रा सोशल एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सोशल एनवायरनमेंट। तो अंदर का भी परिवेश है, बाहर का परिवेश है, लेकिन उन्होंने व्याख्या किया ही नहीं इस बात की। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया, लेकिन अब व्यवस्था शब्द का प्रयोग तो कर ही दिया। व्यवस्था का मतलब है समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव। उस व्यवस्था में क्या है, पार्टी है, प्रेशर रूप है, सोशलाइजेशन है, इस बात को एड्रेस किया आर्मेंड एंड पावेल ने। वो चीज ज्यादा अच्छे बता पाए, तो उन्हें स्किप कर दिया, उन चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से आगे बढ़ा दिया। मतलब राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण का एक भाग है। पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को समानांतर रूप में यूज नहीं कर सकते। भाई राजनीतिक व्यवस्था क्या है, परिवेश का एक भाग है। राजनीतिक व्यवस्था का नाम क्या है, इनपुट और आउटपुट का समग्र अध्ययन, यह है राजनीतिक व्यवस्था। और कोई सवाल है आपका? पॉलिटिकल सिस्टम है, हाँ पॉलिटिकल सिस्टम ही तो है। वैसे आलोचना पे तो कई लोग ये भी सवाल उठा देते हैं कि जब आलोचना की जाती है कि ये राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, कई लोग उस शब्द पे भी आधिकारिक पे सवाल उठाते हैं। उनका आधिकारिक नहीं होना चाहिए था, बाध्यकारी होना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है लोगों के व्यवहार का बाध्यकारी नियंत्रण। कई लोग आलोचना यहाँ पे भी करते हैं कि उनकी पूरी डिफिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन ये आलोचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब अथॉरिटेटिव का मतलब हमने समझ लिया कि बाध्यकारी है। आर्मेंड एंड पावेल ने शब्द को फिर करेक्ट किया, इसलिए सिस्टम अप्रोच में काफी चीजें आर्मेंड एंड पावेल दुरुस्त करते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। आर्मेंड एंड पावेल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक की बात से तुलना करना चाहते हैं, ईस्टर्न सिस्टम से तुलना करना चाहते हैं। दोनों में टेक्निकल फर्क हो जाता है, दोनों में टेक्निकल फर्क है। तो आर्मेंड एंड पावेल का अप्रोच इसलिए ज्यादा मॉडिफाइड है, ज्यादा बेहतर है। अब वो है क्या, उसके आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा, किसी ने पूछा सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है, इसका स्टैंड से क्या मतलब है? तो इसका अंतर क्या है, हम आगे गांधी बाबा को पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। यही तो अभी हमने कहा कि जो आपने कुछ, आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब आगे पढ़ेंगे। पूछने का मतलब क्या है, जो चल रहा है उसमें से कोई कठिनाई हो तो पूछ लीजिए, बाकी आगे पढ़ लेंगे, कोई सवाल बचेगा नहीं। आगे लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। देखिए यहाँ पे की सवाल पूछा है, ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। किसी ने पूछा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार का उल्लेख नहीं किया गया क्या? आपको फिर याद दिला दे, यही तो फर्क है। मैं बार बार पिछले बार बताने का प्रयास किया, परंपरागत अप्रोच में किसका अध्ययन था, सरकार का।
यहाँ सरकार का अध्ययन नहीं है, व्यवस्था का अध्ययन है। उसी व्यवस्था का एक पार्ट क्या है? सरकार। उसी व्यवस्था में एक पार्ट है सरकार। इसी व्यवस्था का मतलब है समग्र है। व्यवस्था का मतलब है वो केवल वैधानिक नहीं होती। सरकार का तो मतलब है वैधानिक है, प्रशासनिक है। इसे सरकार और व्यवस्था में क्या फर्क है? सरकार का उल्लेख संविधान में होता है, व्यवस्था व्यवहारिक है। सरकार में केवल प्रशासनिक ढांचा है, व्यवस्था में प्रशासन के अलावा सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश सभी चीजें हैं। सरकार संकीर्ण है, व्यवस्था व्यापक है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। व्यवस्था एक बड़ा शब्द है। व्यवस्था में सरकार ठीक वैसा है जैसे हमारे शरीर में शरीर का एक कोई बहुत महत्वपूर्ण अंग। इसलिए सरकार की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है। दोनों फर्क रखिए। हमने व्यवस्था का अध्ययन किया, कहीं संविधान का हवाला दिया? नहीं दिया। हमने व्यवस्था का अध्ययन किया, हमने केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात नहीं की। ये जब अंडरस्टूड है कि इनपुट से आउटपुट में जो चेंज होगा वो विधायिका, कार्यपालिका का ही तो काम है, ये अंडरस्टूड है। इनपुट से आउटपुट में कौन चेंज करेगा? विधायिका, कार्यपालिका। लेकिन ये बात ईश्वर ने कही नहीं। इसका मतलब सिस्टम की बात अगर वो सब सरकार की बात करने लगते तो फिर संविधान देखने की आवश्यकता पड़ती, फिर परंपरागत अप्रोच हो जाता। इसलिए वो सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है कि सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट सरकार है। लेकिन सरकार और सिस्टम में फर्क है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर हम रिपीट कर दें। सरकार का मतलब है संविधान में लिखा गया सरकार है। सिस्टम है जो व्यवहार में काम कर रहा है। सरकार का मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सिस्टम में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा पार्टी, प्रेशर ग्रुप, व्यवस्था, परिवेश सब कुछ शामिल है। सरकार का मतलब है कि व्यवस्था का छोटा सा सूक्ष्म अंग। आगे लिखिए, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। अब आप लिख लीजिए। थोड़ा लिख लीजिए फिर बता दूं मैं। अच्छा, आपके बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं। उपागम का अर्थ क्या है? तरीका, नजरिया, परिप्रेक्ष्य। क्या है उपागम? परिप्रेक्ष्य। अंतर विषयक उपागम, इसका मतलब है कुछ सोशियोलॉजी से ले लिया, कुछ साइकोलॉजी से ले लिया, कुछ किससे ले लिया? एंथ्रोपोलॉजी से। अंतर विषयक। कुछ साइकोलॉजी ने हमसे ले लिया और कुछ हमने साइकोलॉजी से ले लिया। अंतर विषयक। कुछ हमने फिजिक्स से लिया, कुछ फिजिक्स वालों ने हमसे ले लिया। लेकिन फिजिक्स वालों ने हमसे क्या लिया वो मुझे पता नहीं है। हमने लिया वो पता है। किसी ने कहा यहाँ यूरो एटलांटिक का मतलब क्या है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। यहाँ जो व्यवस्था उनका मतलब क्या है? यूरो एटलांटिक। अब थोड़ा आपको बता दें अगला। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब फिर देखिए अंतर विषय का मामला आएगा। आपको बता दें फिर, जैसे ईस्टर्न ने सरकार के बजाय व्यवस्था का प्रयोग किया, तो सवाल है संरचना, प्रकार आया कहां से? यहीं से लिखना शुरू करिए, फिर मैं बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर विषयक उपागम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर विषयक उपागम के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है अंतर विषयक उपागम के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि आमंड और पावेल
आमंड और पावेल ने समाजशास्त्रियों, और देखिए एंथ्रोपोलॉजी का, समाजशास्त्री मतलब सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी में नाम होता है नृजाति विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी क्या लिखा आपने? समाजशास्त्रियों और नृजाति विज्ञानियों से प्रभावित होकर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का निर्माण किया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का निर्माण किया। भाई जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आपको आईआर में याद होगा तो केनेथ वाल्ट्ज बार बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, समाजशास्त्रियों की बात करेंगे, और हम आपको याद दिलाएंगे कि आखिर में स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। उन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया, स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, हकीकत की बात यह है कि पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और सोशियोलॉजिस्ट हैं, बात ध्यान में रखने की है कि जो भी अंतर विषयक उपागम वाले लोग थे वो हिस्ट्री से प्रभावित नहीं थे, लॉ से प्रभावित नहीं थे, फिलॉसफी से प्रभावित नहीं थे। बात ध्यान में रखने की है ये। अब आपके दिमाग में यही सवाल आना चाहिए, हम सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ही प्रभावित क्यों थे? इन्होंने ऐसा क्या किया? क्योंकि खास बात आप देखेंगे, सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, और बाद में साइकोलॉजी इसी में जुड़ गया। बिहेवियर जो व्यवहारवादी हैं, जो हम थियरी में आगे पढ़ेंगे, वो प्रभावित होते हैं साइकोलॉजी से ज्यादा, लेकिन उनपे भी सोशियोलॉजिस्ट का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बड़ा प्रभाव है। इसलिए आप देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस में पावर स्टडी का सेंटर बना, वो साइकोलॉजिस्ट का प्रभाव है। ये सब अंतर विषय का मामला आया, और अंतर विषय वियना स्कूल से आधारशिला इसकी रखी गई। और अंतर विषय का मूल अभिप्राय क्या था कि अगर आपको किसी विषय को समझना हो तो हर विषय के बीच एक अंतर संबंध स्थापित करिए। एक अजीब सी बात नहीं है, मानव का अध्ययन करने का दावा समाजशास्त्री भी करते हैं, उसी मानव को समझने का दावा मनोवैज्ञानिक भी करते हैं, उसी मानव को समझने का दावा अर्थशास्त्री भी करते हैं। एक बात तो बड़ी अटपटी लगेगी, इतने अलग अलग विषय हमने मानव को समझने के लिए क्यों बना रखे हैं? एक ही विषय बना लिया जाए। अरे कुछ लेन देन तो किया जाए। अच्छा, प्लेटो समाजशास्त्री था, मनोवैज्ञानिक था, फिलोसोफर था, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट था? सब कुछ था। तो अंतर विषय को उपागम, उसी दृष्टि को फिर से विकसित करने का मतलब है कि विषयों के आदान प्रदान को थोड़ा आगे बढ़ाइए, तभी बातें ज्यादा बनेंगी। इसे सच मानिए, अगर आप पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं तो इसे जीएस का स्टूडेंट बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इसलिए जो आईएएस अधिकारी होता है ज्यादा स्मार्ट क्यों होता है? अब सीएमओ केवल यही पता है कि मेडिकल साइंस क्या है, आईएएस अधिकारी को थोड़ा मेडिकल साइंस भी पता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी पता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पता है। तो जो आम आदमी सोचता है, कहता है यार ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, हर विषय पर बोल लेता है। तो उसको ये नहीं पता कि हर विषय पर बोलने बस थोड़ा ही जानकारी है, भाज देता है वो तो इतना जरूरी है, बाकी तो आपसे हम पूछ लेंगे। यही तो अंतर विषयक है दोस्तों। आप तो अंतर विषयक ही पढ़ रहे हो, आप कभी ध्यान से नहीं दिए कि ज्योग्राफी की, साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। और सबकी जानकारी करोगे तो गहराई से संभव है कि सामान्य तरीके से? सामान्य तरीके से बड़ी भाई यही अंतर विषयक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इन लोगों ने सीखना शुरू किया कि भाई अगर किसी समस्या का, इसलिए मानव व्यवहार को समझने के लिए किसी समस्या का बेहतर आप समाधान कर पाएंगे अगर आपको हर विषय की जानकारी है। और स्पेशलिस्ट की मूल समस्या क्या होती है? एक ही तरीके से देखता है। अब कोई इंजीनियर होगा, अब मान लीजिए कहीं मेला लगा हुआ है, नदी का कटान सच घटना है, नदी कटान को देखने में एक इंजीनियर है, एक आईएएस अधिकारी, दोनों पहुंच रहे हैं। तो इंजीनियर केवल ये देखेगा कि नदी के काटने से बचाया जाए, आईएएस ये भी देखेगा कि रास्ता कहां से निकलेगा,
कितनी भीड़ आएगी, यहां से काटेंगे तो वहां से लिंक कैसे बनेगा, और नदी का प्रवाह महीना कौन सा है, कैसे मानसून आएगा, उसको सब पता है। वो इंजीनियर को बता देता है? नहीं, इंजीनियर को ये पता है कि हम कटान रोके कैसे, कब कब कटान हो सकता है, मौसम कब मेहरबान हो जाएगा, उसे ज्योग्राफी पता है। तो बताता है नदी का प्रवाह कैसे बढ़ जाएगा, कब नदी वहां से पानी छूट रहा है। इसीलिए आपका प्लान इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ सीखेंगे, सोशियोलॉजिस्ट कुछ सीखेंगे। और इन्होंने जैसे कि समाजशास्त्री कैसी संरचनाओं की बात करते हैं, समाज के स्ट्रक्चर कौन से हैं, जाति है, धर्म है, परिवार है, ये सामाजिक संरचनाएं हैं। और इसको संस्था ने देकर सामाजिक संरचना का नाम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने इसलिए दिया, उनका देखो भाई हम ये नहीं देखेंगे कि समाज कैसा था, हम वो देखेंगे जो हमें वर्तमान में दिख रहा है। इसलिए आप देखें सोशियोलॉजिस्ट का अध्ययन ज्यादा एम्पिरिकल है, क्योंकि उसका फाउंडर अगस्ट कॉम्टे ने ही बात कह दी कि ना भाई हम तो वो देखेंगे जो अभी समाज में चल रहा है, जो एम्पिरिकल है, जो दिख रहा है, उसके लिए हमें अतीत को समझने की आवश्यकता कम से कम है। तो वो तरीका वो पहले से अपना चुके थे। इसलिए अगर हम पॉलिटिकल, अगर सामाजिक संरचना के बजाय हमें क्या देखना है, राजनीतिक संरचना। अब सवाल ये होता है कि राजनीतिक संरचना कैसे देखी जाए, संस्था क्यों देखी जाए, तो आपको फिर याद दिला दें। अब देखिए न्यायपालिका का अध्ययन करिए। अब जैसे हमने आपको बता दिया सोशल स्ट्रक्चर, वैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पार्टी, दबाव समूह, ये सब क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही तो है। जैसे कि हमने सोशल स्ट्रक्चर की बात की, परिवार, धर्म, निर्जाति, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सोशल स्ट्रक्चर है। हमारा सरोकार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से नहीं है। और अभी मैं बल्कि अभी देख, अब हमारे यहाँ 50वें न्यायाधीश बनने वाले हैं, जस्टिस चंद्रचूड़। मैं आज उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर में, ये नया ट्रेंड है। अब सवाल है कि मुझे तो जुडिशरी ये पढ़ना चाहिए कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि हमारे 50वें न्यायाधीश हुए, तो इंस्टीट्यूशन में कब देखूंगा, जब मैं कहूंगा कि अच्छा 50वें न्यायाधीश हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कहता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायपालिका का काम क्या है। उसके लिए मुझे किसी भी अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं है, मैं ये देखूंगा कि इनकी फिलॉसफी क्या है, इन्होंने पहले निर्णय कौन कौन सा दिया है, जुडिशियल बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। याद रखिए, इसीलिए संरचना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो न्यायपालिका कैसे देखें, संविधान से देखेंगे, वैसे देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन होगा, स्टैटिक है वो। और अगर हम उस संस्था में काम करने वाले लोगों की भूमिकाओं के द्वारा देखेंगे तो क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, इसे नाम क्या दिया, स्ट्रक्चर। और यही तो ट्रेंड है। आप देखेंगे जैसे कि एक बार तो जीएस में भी हमारे सवाल पूछा गया था कि भारत में नदी जल विवादों को हल करने की संरचना में समस्या है या प्रक्रिया में समस्या है, स्ट्रक्चर। इसलिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम पार्लियामेंट को देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे, लेकिन संविधान के द्वारा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के व्यवहार से। संविधान को पढ़िए तो कहां लिखा है कि राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, कहीं लिखा है क्या, किस अनुच्छेद में लिखा है कि गति शक्ति योजना चल रही है, कहीं लिखा है। इंस्टीट्यूशन देखा जाए या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इंस्टीट्यूशन व्यवहारिक रूप में कैसे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में शामिल लोग कैसे काम कर रहे हैं, इस पर इन लोगों ने ध्यान दिया। तो पहला संरचना। अब एक मामला ये था कि संरचना का अध्ययन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पहले से ही संरचना है, और केवल हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अध्ययन पर रुक जाए, फिर उसमें मॉडर्न क्या होगा, समकालीन अप्रोच क्या होगा, फिर भाई आधुनिक क्या होगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को तो इतना लोगों ने अध्ययन कर रखा है कि आर्मंड एंड पाउल ने कहा नहीं नहीं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचनाओं पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। इसका मतलब है, देखिए संरचना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी है, और संरचना पार्टी प्रेशर ग्रुप भी है। इन दोनों में फर्क क्या है,
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पार्टी भी है, दबाव समूह भी है, दल भी है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी है। लेकिन दोनों फर्क क्या है? एक है जिसका संविधान मूल लेख है, औपचारिक है, आधिकारिक है। दूसरा एक अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। दूसरा अनौपचारिक और इनफॉर्मल है। इसलिए जब हम पार्टी और प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो ये क्या संरचना अनौपचारिक है। किस पे बल ज्यादा दिया जाए, औपचारिक पे, अनौपचारिक पे? आधुनिक है तो अनौपचारिक पे ज्यादा बल देंगे, यही तो आधुनिक अप्रोच होगा। नहीं फिर परंपरागत से आधुनिक अलग क्यों होता? हमें सरकार पे ही बल देना था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी बल देना था, फिर तो आवश्यकता नहीं थी। दूसरी जो बात ध्यान रखने की है, प्रकार्य। कोई संरचना है तो प्रकार्य भी तो करती है। भाई सामाजिक संरचनाएं हैं, विवाह है, तो विवाह का कोई प्रकार्य है या नहीं है? परिवार का प्रकार्य है कि नहीं है? तो वैसे जितनी संरचनाएं हैं उनके फंक्शन है या नहीं है? है। अब सवाल ही आया, भाई हर संरचना के फंक्शन है, जैसे सामाजिक संरचनाओं के फंक्शन है वैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फंक्शन है। तो अब सवाल यह है किससे बल दिया जाए, फंक्शन पे या स्ट्रक्चर पे? एक संरचना है, प्रकार्य है। अच्छा, पार्टी कम क्या है? पार्टी स्ट्रक्चर है, प्रकार्य क्या है? आपने कभी देखा है आजकल जहां देखो पॉलिटिकल रैली में, अच्छा पॉलिटिकल रैली में आमरनेंट पावल ने ये नहीं सोचा था कि हमारे पार्टी के लोग गाली वाली पे भी उतर आएंगे, माँ बहन पे भी उतर आएंगे। ये बड़ा अजीब सी बात है। और इसमें महिलाएं तो अनावश्यक पिस जाती हैं। भाई हर गाली आप देखिए महिला खिलाफ बनती है। और अब देखिए हमारे यहाँ तो आमरनेंट पावल को ये बताया जाए कि देखो हमारे यहाँ ऐसा भी काम होता है, वो कब्र से उठ खड़े हो जाए, भाई हमने ऐसा नहीं कहा था, गाली उली का अध्ययन नहीं होगा। हमने कहा नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। लेकिन अब आप ध्यान दिए हुए, हम पॉलिटिकल सिस्टम कैसे समझें? संविधान के द्वारा, विधि पढ़ के, या विभिन्न प्रकार की होने वाली जनसभाओं से? अगर आप पॉलिटिकल साइंस को संविधान से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आर्टिकल पे लग जाइए। और अगर आप पॉलिटिक्स को व्यवहार में समझना चाहते हैं, एक बार राहुल गांधी या प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में शामिल हो जाइए। ये पदयात्रा क्यों हो रही है? भाई यही तो हमारा सरोकार है। तो हमारा सरोकार कुछ व्यवहारिक है, हम किताबी उताबी बातों पे नहीं जाएंगे कि संविधान क्या है, कार्यपालिका है। तो बड़ी सब लोगों ने प्लेटो से लेकर सब संविधान की बातें कर रहे थे, उसमें बचा क्या जो हम खो दें? उसमें सब कुछ मॉन्टेस्क्यू, प्लेटन उखाड़ पखाड़ कर रख दिया, कुछ बचा नहीं उसमें। तो अब मैं क्या करूंगा? सीधी बात। इसलिए हमारा ध्यान किस पे होगा? प्रकार्य पे। अब प्रकार्य पे अब हम रैली में जाएंगे। अच्छा बताइए, पॉलिटिशियन रैली करते क्यों हैं? अच्छा आप लोग किसी रैली में कभी गए? रैली में गए कि नहीं? और यकीन मानिए मैंने तो मुलायम सिंह यादव को देखा था, जब ये अपनी क्रांति रथ लेके निकलते थे, उनके पास अपना एक बस रहता था और कहीं भी जाते थे अपना उसी पे बस से निकलते थे और वहीं पे मंच बन जाता था, भाषणबाजी शुरू कर देते थे। तो आधे लोग उनको देखने आते थे, आधे लोग बस को देखने आते थे। क्या हाईटेक बस है। तो धीरे धीरे उन्हें, याद रखिए, मुलायम सिंह ने बस यात्रा की या सामाजिकरण किया? आपका क्या हो रहा है? आपका कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? अच्छा ये बताइए, जब अपने छोटे शहर से दिल्ली आए तो आप में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ? कैसा बदलाव हुआ? पहले कुछ पीते थे, अभी कुछ पीने लगे। पहले पता चला एक दिन मुझे मन हुआ जरा मैं निकलता हूं, तो मैंने साइकिल उठाई। 11-12 बजे के आसपास था, मैं सड़क पे चला तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखा कि बच्चे रात में निकल के पढ़ रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछे मत। इसका और एक साइकिल पे 3-3 लोग जा रहे थे।
मतलब सोचिए, इलेक्ट्रिक कंपनी का भट्ठा बैठ गया। इलेक्ट्रिक कंपनी ने सोची बनाई थी, अगर एक आदमी बैठेगा, यहाँ तीन तीन बीच वाले में बैठा हुआ एक आदमी पीछे, एक आदमी आगे। और यकीन मानिए, जब भी आप कुछ देखते हैं तो आप में भी चेंज आता है, और रोज रोज आप में चेंज आ रहा है। इसी का नाम क्या है? कुछ भी चीज आप देखिए, एक प्रोसेस में हम चलते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों के साथ हैं, अब दोस्त कुछ खा पी रहा है, ले लो, दवा है, कोई फर्क पड़ता नहीं। सामाजिकरण, ये क्या है? सोशलाइजेशन। गांवों से कितना प्योर बच्चा आया था, खैनी से भी चिढ़ता था, अब उसका क्या हो गया? सामाजिकरण। और ये खास बात है। और ये सामाजिकरण कैसे होता है? इसलिए जैसे ग्रुप में आप हैं, वैसे चीजें चाहे अनचाहे सीखते चले जाते हैं। और इसलिए आप बहुत ध्यान से कभी विचार करके देखेंगे, वाकई मेरे अंदर परिवर्तन क्या आया? कपड़े पहनने के चक्कर में, खाने में, हमने घूमने में, बोलने में। ये जीवन निरंतर सामाजिकरण का नाम है। यही तो सोशलाइजेशन है, कि हमारे मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करना। और जब यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग करने लगते हैं, ये रैली है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। ये रैली थोड़ी है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। कि कोई कह रहा है कि भैया हमारी पार्टी से देश का विकास होगा, अगला कह रहा है हमारी पार्टी से देश का विकास होगा। तो कंपैरिजन कैसे किया जाए? इन व्यवहारिक मुद्दों को समझकर या संविधान को देखकर? जब व्यवहारिक मुद्दों को समझेंगे, थोड़ा लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। ऑमंड एंड पावेल ने तुलनात्मक राजनीति ऑमंड एंड पावेल ने तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऑमंड एंड पावेल ने तुलनात्मक राजनीति के उपागम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ निर्धारित प्रकार्य होते हैं। प्रकार्य अंडरलाइन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ निर्धारित प्रकार्य होते हैं जो निश्चित संरचनाओं के द्वारा संपादित होते हैं। प्रकार्य अंडरलाइन, संरचना अंडरलाइन। प्रत्येक व्यवस्था कुछ राजनीतिक प्रकार्य होते हैं जो निश्चित संरचनाओं के द्वारा संपादित होते हैं। जो निश्चित संरचनाओं के द्वारा संपादित होते हैं और व्यवस्था एक परिवेश या वातावरण में कार्य करती है। व्यवस्था एक परिवेश या वातावरण में कार्य करती है। परिवेश या वातावरण में कार्य करती है। ये देखिए, ये ऑमंड एंड पावेल की तीन बेसिक एजम्पशन है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचना होती है, उसके कार्य होते हैं और परिवेश की बात है। अब सवाल है, आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट है, उन्होंने संरचना के बजाय प्रकार्य पर मूल बल दिया। संरचना के बजाय प्रकार्य पर मूल बल दिया। ये बात बड़ी ध्यान देने की है।
और प्रकार क्या है, सवाल है फंक्शन क्या है। इसका मतलब है ऑमेंटन पाउल का पूरा अध्ययन आप कर लेंगे तो स्ट्रक्चर की जानकारी आपको बहुत नहीं मिलेगी, फंक्शन की बात खूब आएगी। तो फंक्शन है क्या? अच्छा, किसी पार्टी में जाइए, अच्छा पार्टी में जाने का एक मजा बड़ा आता है, मुफ्त में खाना मिलता है। देखिए मानव मनोविज्ञान है, व्यक्ति आप रोजगार में हैं नहीं उससे मतलब नहीं होता, ये प्रवृत्ति बाद तक बनी रहती है। मुफ्त में मिलने वाली चीजों का आकर्षण ही अलग होता है। मैं जो पैसा देकर खाना खा रहे हैं तो आधा तो गम पैसे देने का भी होता है उसमें, और जो मुफ्त में मिल रहा है, और कई बार ऐसा होता है मुफ्त मिलने का परिणाम जो हमने ऐसा दबाकर खा लिया कि बाद में उल्टी कर दिया। और सवाल यह है कि अगर बाद में उल्टी कर दिया तो खाना प्रकार्यात्मक हुआ या गैर प्रकार्यात्मक? में कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो हमें परिवेश में समायोजित करने में मदद करते हैं। अब जैसे कि अब आप चले जाइए कहीं पहाड़ पे, हिमालय पे, और यही शर्ट पहन के चले जाइए, तो शर्ट वहां प्रकार्यात्मक होगा या गैर प्रकार्यात्मक? गैर प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक का सीधा सा मतलब है व्यवस्था, कोई भी कार्य जो हमें व्यवस्था में समायोजित करने में सहायता करे। ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब समायोजन, सामंजस्य, ये उदारवादियों के की टर्म है जो बार बार चलते रहते हैं। इक्विलिब्रियम, ये उदारवादी पूंजीवादी मानता है। इस वजह से इसका मतलब है जो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है उसको तोड़ने की आवश्यकता है, समायोजित करने की, समायोजित करने की। इसका मतलब है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसे परिवेश में काम करने के लिए कुछ प्रकार्य करने पड़ेंगे, जैसे हमें आप करने पड़ते हैं। अब भोजन प्रकार्यात्मक है गैर प्रकार्यात्मक? प्रकार्यात्मक, क्योंकि बिना भोजन पानी के तो काम बनेगा नहीं, प्रकार्यात्मक है। अब ऐसा तो नहीं बिना लंच के, बिना डिनर के आप रह लेंगे, प्रकार्यात्मक है। लेकिन सवाल है ज्यादा ठूंस लिया तो गैर प्रकार्यात्मक। इसलिए आप याद रखिए, अब मान लीजिए कि प्रकार्यात्मक का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम कैसे अपने परिवेश में बना रहे, यही तो पॉलिटिकल सिस्टम की बड़ी इच्छा होती है। इसे खास तौर पे जितनी पॉलिटिकल रैली में जाइए, पॉलिटिकल रैली में कोई पार्टी का व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा पॉलिटिकल सिस्टम को, वो ये कह रहा है कि भैया हमें भी व्यवस्था में पहुंचा दो, और हमें व्यवस्था में पहुंचा दोगे ये चीजें मैं दे दूंगा। व्यवस्था को तोड़ने की बात कोई नहीं करता, और व्यवस्था तोड़ने की इजाजत पॉलिटिकल सिस्टम में दी भी नहीं जाती। इससे फिर बार बार दिखता है कि ये अप्रोच मार्क्सवादियों से तो बिल्कुल ही अलग है। ये अप्रोच मार्क्सवादी नहीं है। और वैसे अब देखेंगे, सच मायने में अगर गंभीरता से देखेंगे, पूरा सोशियोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी का विकास ही मार्क्सवाद खिलाफ जाता है। अब सोशियोलॉजी कहती है भाई जाति धर्म ये सभी मूल स्ट्रक्चर है। मार्क्सवादी से पूछेंगे भाई ये बताओ बाबा समाज का मूल स्ट्रक्चर क्या है, तो मार्क्सवादी कहेंगे कि ये कौन कह रहा है जाति धर्म है, जाति धर्म भाषा ये सब मूल स्ट्रक्चर नहीं है। इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन, वितरण। इसे ध्यान से देखे, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सब मार्क्सवाद की विपरीत विचार रखते हैं। अगस्ट कॉम्टे जो बात कह रहा था कि धर्म आगे चीजों को ले जाता है, मैक्स वेबर कह रहा था कि मार्क्स उसको मानता ही नहीं था। इसलिए आप याद रखें, इनके विचार से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्सवादी तो दूर दूर तक नहीं है, ये हो भी नहीं सकते, और इसलिए इनकी आलोचना भी कई बार होती है। तो प्रकार्य का मतलब क्या है? अब यही तो बात है, जो ये संरचना देख रहे हैं वो मार्क्सवादी साहब बिल्कुल नहीं देख सकता। मार्क्सवादियों से पूछेंगे तो मूल संरचना क्या उठा देंगे? इकोनॉमी। यहाँ इकोनॉमी की बात ही नहीं होगी। क्या लिखा आपने? और मार्क्सवाद की बात इसलिए बार बार आ जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूंजीवाद का मुकाबला किसके साथ था? मार्क्सवाद के साथ था। तो जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट कर रहा था तो सोवियत साम्यवाद को हराना ये भी तो पर्पस था, केवल एकेडमिक्स ही बात करनी थोड़ी थी। हाँ बताइए। कार्यात्मक, ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ लिख लीजिए। प्रकार्य का आशय प्रकार्य का आशय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संपादित
प्रकार काल से राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संपादित वे सभी कार्य हैं राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संपादित वे सभी कार्य हैं जो व्यवस्था को परिवेश में बने रहने में सहायक होते हैं जो व्यवस्था के परिवेश में बने रहने में सहायक होते हैं जो व्यवस्था के बने रहने में सहायक होते हैं इसका मतलब है सीधी से प्रकार का मतलब है अगर व्यवस्था कार्य न करे तो परिवेश में नहीं बनी रहेगी। आपने पूछा प्रकार का मतलब क्या है? जूते आपने पहन रखे हैं, क्यों? सुरक्षा के लिए। सब पैर कभी जूते बिना जूते के भी क्लास में आया करिए, आते हैं। वैसे भी बिना जूते के चलेंगे तो कहीं कील धंस जाएगी, कुछ भी। तो जूता प्रकार्यात्मक है, गैर प्रकार्यात्मक? हमें परिवेश में संरक्षित करने में सहायता मिलती है, प्रकार्यात्मक। इसलिए एसी, इस कमरे के लिए एसी प्रकार्यात्मक है, गैर प्रकार्यात्मक? सभी लोग बैठे रहे, एसी खराब हो जाए तो फिर गैर प्रकार्यात्मक। वैसे ही अगर पॉलिटिकल सिस्टम को परिवेश में बने रहना है तो उसे निश्चित प्रकार करने पड़ेंगे। अरे बहुत और सामान्य भाषा में कहें, अच्छा रोजगार करना प्रकार्यात्मक है, गैर प्रकार्यात्मक? एक काम करते करते शरीर खराब कर लेना गैर प्रकार्यात्मक, ये तो प्रकार्यात्मक है। ये भी समझ लीजिए, सही बात है। क्या लिखा आपने? सहायक होती है। आमंड एंड पावेल ने प्रकार को दो भाग में विभाजित किया। आमंड एंड पावेल ने प्रकार को दो भाग में विभाजित किया, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। अगला है हित अभिव्यक्तिकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। अच्छा, हिंदी में अलग अलग नाम कई किताबों में आ जाते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, अब हमने कहा अभिव्यक्तिकरण, हो सकता है कहीं कुछ और भी नाम आपको लिख जाए कि हमें शब्द नहीं याद आ रहे, लेकिन कई नाम हमने देखा अलग अलग अनुवाद हो जाते हैं। हाँ, प्रकटीकरण कई बार हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो अब देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम के प्रकार हैं। एक खास बात है, अभी तक कोई पॉलिटिकल सिस्टम का आपने ऐसा प्रकार पढ़ा था क्या? तो ये प्रकार तो हमें सरकार से मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब हित अभिव्यक्तिकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हितों का संचयीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। क्या हो गया? दो भागों में बांटा, दो नहीं कहा, दो भागों में विभाजन किया, दो नहीं कहा, दो नहीं कहा। नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसको नहीं मिला होगा, पता नहीं ऑफिस आज बंद हो गया, पता नहीं खुला है कि नहीं, मैं उधर गया नहीं, बंद ही होगा ना। तो कल आप नोट्स आप ले लीजिएगा। हित संचयीकरण और अगला राजनीतिक संचार। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन,
अब दूसरा, ये है पहले प्रकार का प्रकार इनपुट फंक्शंस। दूसरे प्रकार का जो प्रकार कहा आउटपुट फंक्शन, निर्गत प्रकार। दो प्रकार का नहीं है, दो श्रेणी में। दूसरा निर्गत प्रकार है, दूसरे श्रेणी। आउटपुट फंक्शंस, निर्गत प्रकार में पहली बात आएगी नियम निर्माण, रूल मेकिंग। नियम क्रियान्वयन, और नियम रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटेशन और रूल एडजुडिकेशन। रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटेशन और रूल एडजुडिकेशन, अधिनिर्णय। अब ध्यान देने की बात है, यही 7 प्रकार उन्होंने कहा। यानी हर पॉलिटिकल सिस्टम कितना प्रकार करता है, और 7 प्रकार करता है। प्रकार इसीलिए है कि अगर ये प्रकार पॉलिटिकल सिस्टम न करे तो वो फिर ध्वस्त हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि याद रखिए पॉलिटिकल सिस्टम के ये 7 प्रकार है। अब अगर आप कहेंगे संरचना कौन सी है, तो संरचना के बारे में उनका फोकस ही नहीं है। इसे आर्मंड एंड पावेल ने मूलतः किस बात पे बल दिया, फंक्शन पे, संरचना पे नहीं। और आप ये इसलिए देखिए आज कहा भी जाता है इस जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच होता है वो अपने आप में मार्क्सिस्ट अप्रोच के प्रतिकूल है। मार्क्स, अब ये बात हर जगह आपको दिख जाएगी। फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या करता है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम को परिवेश में बने रहना, बनाए रखना, साम्यावस्था बनाए रखना, ये जरूरी है। मार्क्सवाद क्या कहेगा, आमूलचूल बदलाव करना, तोड़ फोड़ देना, हिंसक परिवर्तन कर देना। तो ये बात तो हर जगह मार्क्सवाद से अलग दिखती ही है। इसे किसी की आलोचना मिले तो मार्क्सवाद की आलोचना तो आप हमेशा कर सकते हैं। जो बात ध्यान में रखने की है कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन जो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है हमें दिखते हैं। अच्छा, किसी के पास बीपीएससी का सिलेबस होगा, बीपीएससी सिलेबस में ऐसे देखना चाहता हूँ शायद कुछ शब्दों का वहां कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ शब्दों का ऐसा विस्तार दिया गया है, तो जो जिसका विस्तार दिया हो गया 2-4 पॉइंट में बढ़ा दूंगा उसी हिसाब से। हमें देखना तो है ही है। ये तो प्रश्न है अपने लिए, सिलेबस में मांग रहा था। प्रश्न से मान ली प्रश्न न पूछा गया हो तो वैसे तो आप याद रखिए जितना अगर हम पॉलिटिकल साइंस या आईएएस के लिए पढ़ लें सारे सवाल उसी से हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें अलग से हैं यूपीपीएससी में, बीपीएससी में आपको अलग से बता दूंगा। तो मैं आपको अलग से बता दूं, मैंने पहले भी कहा था। अब आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम के प्रकार बड़ा सिंपल सा काम है। अब पॉलिटिकल सिस्टम का प्रकार पहला क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अच्छा, आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं एक गजट मुझे मत दीजिए, लिख लीजिए, हार्ड कॉपी दिया करिए, ऐसे नहीं। आपका अच्छा, आप लोगों का सोशलाइजेशन हुआ है तो आप समझ गए सोशलाइजेशन हुआ कैसे। अच्छा, सोशलाइजेशन कैसे होता है, स्कूल से, मित्रों से, मीडिया से। आप याद रखिए सोशलाइजेशन में और आजकल तो मीडिया इतना इफेक्टिव हो गया है, मीडिया से इतना जबरदस्त सोशलाइजेशन हो रहा है। ऐसा वाले कई बार तो लोग समझ नहीं पाते थे। कई बार मैं गांव घर गया तो मैंने देखा कि गांव के लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। मैंने कहा मतलब ही, उन्होंने कहा भाई टीवी देख के आए हुए हैं ये, अब टीवी में ऐसा ही कपड़ा किसी ने पहन रखा है।
अरे हमने कहा भाई टीवी वाले वो शूट होता है 1 घंटे के लिए होता है, उसमें कपड़ा वो हमेशा नहीं पहनना है। अब वो सो रहे हैं तो भी वही कपड़ा पहने हुए हैं, सोशलाइजेशन है। लेकिन अब ये फंक्शनल तो नहीं होगा भाई, उस कपड़े को पहन के आपको काम भी, क्योंकि टीवी में तो कभी किसी को काम करते दिखाई नहीं जाता, रियलिटी में हमें काम भी करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार सोशलाइजेशन गलत दिशा में चला जाता है, लेकिन अभी गलत क्या कहा जाए, सही क्या कहा जाए, बड़ा विवाद का विषय है। मैं यही कहूंगा कि सोशलाइजेशन सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम कौन होते हैं कि निर्धारित करने सही दिशा में जा रहा है गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन जैसे आप सोशलाइजेशन करते हैं चाहे अनचाहे, आप कुछ चीज अपने दोस्तों को बताते रहते हैं कि भाई ऐसे काम करो ऐसे, और कई बार सोशलाइजेशन कैसे होता है आप एक बात सुन के हैरान हो जाएंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे और मतलब हकीकत की बात है कि इंडिया ऐसा है, अभी भी बहुत सारी जगह से दिखेंगी कैसे सोशलाइजेशन होता है। गांव से कोई बच्चा हॉस्टल में आया, किसी का रिलेटिव हुआ होगा, तो उसने कहा कि ये बल्ब जल रहा था, उसने कहा ऑफ कर दो, तो जाके बल्ब मुंह से फूंक रहा था, क्योंकि उसने हमेशा लालटेन फूकी थी, तो समझ नहीं पाया कि लालटेन और बल्ब में क्या फर्क होता है। तो धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन लोगों ने कहा कि नहीं ये बल्ब है, ये अलग है, लालटेन से अलग है। इसका मतलब है आपका अभी अब आज जाके गिनिएगा कि मेरा सोशलाइजेशन कैसे हुआ, क्या क्या हमने यहां आने के बाद चेंज किया सोशलाइजेशन। और अच्छा, ये भी बात ध्यान रखने की है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भाषण देते रहते हैं, रथ लेके दौड़ रहे हैं, इनका मूल काम क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये ऐसे नहीं दौड़ रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप के द्वारा हो रहा है, मीडिया के द्वारा हो रहा है, संचार के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे खास तौर पर सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस पे अमन पावल का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और अब तो हैरानी बात आप ये देख रह जाएंगे, सोशलाइजेशन ये समाजशास्त्र का विषय है, पॉलिटिकल साइंस का। भाई सोशलाइजेशन है, इससे हमारा मतलब क्या सरोकार होना चाहिए? यही इंटरडिसिप्लिनरी है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यही तो इंटरडिसिप्लिनरी है। यानी पहली बार सोशियोलॉजी को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया और ऐसा काम बताया गया। अन्यथा अभी तक आप देखें, परंपरागत रूप में हम पॉलिटिक्स की परिभाषा करते हैं और उसमें पढ़ते हैं तो राज्य के साथ इसका आरंभ और अंत होता है। और मूल इनका काम क्या है भाई? इनका मूल काम क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका क्रियान्वित करेगी, न्यायपालिका झगड़े हल करेगी। कभी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, यही पूरी सरकार का अध्ययन होता है। अमन पावल इस बात पे ध्यान दे ही नहीं रहे। अमन पावल का ध्यान क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो अनेक माध्यमों से बात होती रहती है और कई बार तो आप ध्यान देंगे हर पार्टी के द्वारा संचार किया जाता है कि सरकार के काम के 1 साल, और हमने हर सरकार ने तीर मार दी। छत्तीसगढ़ ने बिल्कुल फाड़ दिया, मोदी ने बिल्कुल से कमाल कर दिया, और उधर दीदी ने तो छप्पड़ फाड़ दिया। मतलब एक ये क्या है? कम्युनिकेशन करते हैं, सोशलाइजेशन। और आप याद रखिए, इसलिए अगर आपके घर में पार्टी विशेष का झंडा आ गया तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया। और आपने किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन कर लिया, यही तो है भर्ती। भर्ती अनेक प्रकार की होती है, भर्ती केवल यूपीएससी में नहीं होती, अनेक प्रकार की भर्ती होती है। आजकल आरएसएस में खूब भर्ती हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हाफ पैंट पहनने का फायदा है। भाई बस सीधी से। और देखिए भाई, आप यहाँ तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो बड़ा प्रैग्मेटिक होना चाहिए। भाई हमें क्या है, हमें तो काम से मतलब है। इसलिए खास तौर पे आप देखेंगे भर्ती का मतलब है, अब कोई पार्टी में कोई कार्यकर्ता बन गया, कोई पदाधिकारी बन गया, और इसलिए बन गया क्योंकि उस पार्टी ने अपने विचारों से आपको कन्विंस कर लिया। तो यही पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा काम क्या है? विचारों को बदलना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विचारों को स्थानांतरित करना और अपने साथ लोगों को जोड़ना। पॉलिटिकल सिस्टम का ये काम है जो कभी हमें संविधान पढ़ के समझ में नहीं आ सकता। तो कंपैरिजन इसी बात का तो करें। कंपैरिजन संविधान से क्या रखा है? कंपैरिजन यही तो आधुनिक अप्रोच है। ये बात ध्यान रखना है, हर जगह लिखना भी आपको। ऐसा नहीं कि एक जगह आधुनिक अप्रोच हम लिख दिया, गड़बड़ी क्या होती है कि अब एक बार हमने आधुनिक और परंपरागत अप्रोच में कंपैरिजन कर दिया। कहाँ गड़बड़ी? उत्तर लिखने में कहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी आती है।
आधुनिक और परंपरागत अप्रोच में हमने चार्ट में आपको तुलना कर दिया था, यही लिख करवाया था, और ऐसे एग्जाम में आया और आपने चार्ट में तुलना कर दी, खराब नंबर मिल जाएगा। अरे आधुनिक अप्रोच में लिखिए ईस्टन का नाम, आमंड एंड पावल का नाम, क्योंकि हमने पहले नहीं बताया, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन जो चीजों को जब तक नहीं लिखेंगे तो बात कैसे समझ में आएगी आधुनिक अप्रोच का मतलब क्या है। तो नाम लिख के 1-2 लाइन इन सबके बारे में लिखिए, विचारकों का प्रयोग करना उत्तर में सीखिए। यहीं से मामला कई बार गड़बड़ हो जाता है, हम बहुत सिंप्लीफाई लिख के चले जाते हैं। तो भाई तो एग्जामिनर कैसे समझ, कोई एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव है। आगे लिख लिए, बस इसी बात को लिखिए। तो पहला कार्य क्या लिखेंगे, आगे पहले पैराग्राफ से लिखिए, अगले पैराग्राफ से। अच्छा गेस करिए, आमंड एंड पाउल किस पे ज्यादा बल देंगे, आगत प्रकार्य पर या निर्गत प्रकार्य पर? देखिए अभी लॉजिकल होना चाहिए। अरे भाई निर्गत प्रकार्य का मतलब क्या है, उस सरकार के काम से जुड़े हुए कुछ विषय दिख रहे हैं, नियम निर्माण, अरे विधायिका, नियम का क्रियान्वयन, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब अगर ये अनौपचारिक चीजों के अध्ययन पर ध्यान देंगे, अरे भाई निर्गत प्रकार्य पर तब ध्यान दे जब सरकार के अध्ययन को केंद्र में रखते हैं। इनके अध्ययन में सरकार का अध्ययन केंद्र है या व्यवहारिक प्रकार्य, इसलिए आगत। कुछ चीजें लॉजिकल समझिए। पढ़ने का यही तरीका होता है कि आपको उदाहरण पता चल जाए, उदारवादी है तो इस संदर्भ में बात कहेगा। कोई हर चीज को लॉजिकल भी समझना चाहिए। देख लीजिए अगले पैराग्राफ से, आमंड एंड पावल के विश्लेषण में आमंड एंड पावल के विश्लेषण में आगत प्रकार्यों पर ही सर्वाधिक बल दिया गया है। आगत प्रकार्यों पर ही सर्वाधिक बल दिया गया है क्योंकि आधुनिक उपागम के समर्थक होने के कारण वे राज्य सरकार संविधान, आधुनिक उपागम के समर्थक होने के कारण वे राज्य सरकार संविधान के बजाय व्यवस्था के वास्तविक प्रकार्यों पर बल देते हैं। वास्तविक प्रकार्य और अनौपचारिक प्रकार्यों पर बल देते हैं। व्यवस्था के वास्तविक प्रकार्य और अनौपचारिक प्रकार्यों पर बल देते हैं। अनौपचारिक का मतलब जो संविधान में लिखा ना हो, जो व्यवहारिक हो, अनौपचारिक। दबाव समूह क्या है, अनौपचारिक। आगत प्रकार्यों में पहला पॉइंट नंबर 1, आगत प्रकार्यों में पहला पॉइंट नंबर 1 राजनीतिक सामाजिकरण है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। आगत प्रकारों में पहला राजनीतिक सामाजिकरण है या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए स्थानांतरित होते हैं। जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए स्थानांतरित होते हैं।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक मूल्य पिता ने बताया वो बच्चों को ट्रांसफर हुआ, यानी बड़े ने बताया छोटे के लिए ट्रांसफर हुआ, बड़े भाई ने। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। और राजनीतिक मूल्य का मतलब है व्यवस्था के बारे में, नीतियों के बारे में, भाई सब नेतृत्व के बारे में, सारे पॉलिटिकल वैल्यू हैं। इसे कहा जाता है कि सोशलाइजेशन से फिर थोड़ा सा हट कैसे गया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, और अंतर विषय को पगम तो आपको बार बार दिख रहा है। अन्यथा सोशियोलॉजी कहाँ और पॉलिटिक्स कहाँ, दोनों जुड़ गए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और हकीकत की बात यह है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, आगे लिख लीजिए, इनके विश्लेषण में या आर्मेंड एंड पाउल के, हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद बीपीएससी में है ऐसा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कल्चर, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा आपने? हाँ, इनके विश्लेषण में संरचनाओं पर बल नहीं दिया गया है। इनके विश्लेषण में संरचनाओं पर बल नहीं दिया गया है। संरचनाओं पर बल नहीं दिया गया है, परंतु यह स्वाभाविक है, परंतु यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य परंतु यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य दबाव समूह, दल व्यवस्था जैसी संरचनाओं के द्वारा संपादित होता है। राजनीतिक सामाजिकरण का कार्य दबाव समूह, दल व्यवस्था जैसी संरचनाओं के द्वारा संपादित होता है। राजनीतिक सामाजिकरण के निम्नलिखित उपकरण हैं। राजनीतिक सामाजिकरण के निम्नलिखित उपकरण हैं। राजनीतिक सामाजिकरण के निम्नलिखित उपकरण है। पहला, परिवार। अब देखिए, ये विस्तार कर रहे हैं तब, अब आर्मेंड एंड पाउल को भी लिखने को आ जाए फिर तो इन सब के विस्तार का मतलब नहीं होता। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पे आपको लिखने को आ जाए तब थोड़ा विस्तार करेंगे। ये सवाल ही उन्हें आर्मेंड एंड संरचनात्मक प्रकारात्मक कहा जाए, फिर 7 प्रकार लिख दिए, विश्लेषण उतना ही पर्याप्त हो जाता है, बाकी चीज तो आपको लिखने को मिलेगी नहीं। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अलग से लिखना हो, या राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो फिर मामला आ जाएगा। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? परिवार पहला। दूसरा, विद्यालय, विश्वविद्यालय। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्यालय, विश्वविद्यालय। तो देखिए, यहाँ की जिस चीज किसी ने भेजा है तो उसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये भी हम आपको बता देंगे, जैसे कि यूपीपीसीएस में एक बार इंटरनेशनल लॉ दिया गया है, वो तो हमने बताई दी आपको। डिप्लोमेसी, वो भी आपको बता देंगे। तो अब ये सोशलाइजेशन के एजेंट हैं, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय, और स्वाभाविक रूप में पार्टी और दबाव समूह। आगे, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल और दबाव समूह, और अंत में मीडिया, राजनीतिक दल और दबाव समूह, और अंत में मीडिया। अंत में मीडिया। और ये भी आप याद रखिएगा, जैसे कुछ टॉपिक अपने आप में बड़े छोटे से होते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन तो लिख तो दिया गया है, वो आएगा नहीं आएगा वो थोड़ा मुझे डाउट होता है। दूसरी बात, अगर आए भी तो मामला केवल यहीं तक खत्म नहीं होगा। अब सवाल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का फिर पर्पस क्या होता है, वो भी आपको आगे बढ़ाना है।
तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पहला काम है जो अनेक एजेंट के माध्यम से बात आगे बढ़ती है। और अभी तक हमने जितने एजेंट की बात की सोशलाइजेशन में, कोई संविधान में नहीं लिखा गया है, ये सब अनौपचारिक है। और रोज रोज यही तो काम हम देखते हैं कि यही सारे पार्टी काम होते भी हैं, दबाव समूह काम है। जबकि व्यवहारिक रूप में देखिए, इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम की समझ बहुत सारे लोग व्यवहारिक रूप में नहीं रख पाते, क्योंकि वो कल संविधान पढ़ते रह जाते हैं, विधि पढ़ते रह जाते हैं, जबकि सिस्टम का प्रकार है तो कुछ और काम करता है। लेकिन सोशलाइजेशन का परिणाम क्या होगा, अगले पैराग्राफ से लिखिए। इसे जैसे कि कभी राजनीतिक सामाजिकरण आ जाए तो ये बात, अगली बात अब जरूर लिखेंगे। अगला, राजनीतिक सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप और जैसे अब देखिए अच्छी बात क्या होती है, बीपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई एक व्यवहारिक एग्जाम में अपने स्टेट का लिख दीजिए कि ये पैदल यात्रा हो रही है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एग्जाम पर, तो एग्जामिनर के बाद बड़ी लाइव दिखती है। फिर उसको लगता नहीं कि बच्चे को केवल किताबी बात नहीं, व्यवहारिक बात भी पता है, तो उसका इंप्रेशन अच्छा होता है। क्या लिखा आपने? राजनीतिक सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। राजनीतिक सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ईस्टर्न के चिंतन में ईस्टर्न के चिंतन में सामाजिकरण और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। ईस्टर्न के चिंतन में सामाजिकरण और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। ईस्टर्न के चिंतन में सामाजिकरण और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। आमंड और वर्बा, पावेल नहीं, एक दूसरा भी नाम है, बर्मा नहीं, वर्बा। अब ये एसोसिएट लर्निंग है, अगर वर्बा नहीं आया तो बर्मा याद हो ही जाएगा, भारत में मिलता जुलता नाम है। तो क्या लिखा आपने? आमंड एंड वर्मा ने निम्नलिखित राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया। निम्नलिखित राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया। अच्छा, एक बार फिर से आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको बता दें। अब संस्कृति है क्या, इस पर आने से पहले पॉलिटिकल कल्चर, तो ये बात मार्क्सवाद तक पहुंचा दी गई। मार्क्स बाबा, वो उधर देखो कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। मार्क्स बाबा ने कहा बेकार की बात मत करो, इकोनॉमी सेंटर में आती है कल्चर। इकोनॉमी, एक बात आपको याद दिला दें, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन को, अब देखिए ये सब मार्क्सवादी, इसलिए इन सब आमंड एंड पावेल का नाम किसी मार्क्सवादी से अगर बता दीजिए तो एक एक अक्षर हटा के आग लगा देगा उसको, क्योंकि देखो कितनी बेकार की बात कर रहा है। सोशलाइजेशन में कहीं प्रोडक्शन आया, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन आया, कुछ नहीं होता। अरे सोशलाइजेशन, किसी गरीब बच्चे से पूछो सोशलाइजेशन क्या होता है, तब बताएगा सोशलाइजेशन क्या होता है। और दूसरी बात, और फिर कल्चर का पूरा विचार ही मार्क्सवाद का विकल्प रखता है। मार्क्सवाद कल्चर की बात नहीं करता। कल्चर कहां से निकलता है? विचारों से। जीवन एटीएम से चलता है, विचारों से। इसलिए आप देखिए पूरा कल्चर का मामला ही मार्क्सवाद को पीछे करने के लिए आया। ये सब दीपावली, दशहरा, ये सब क्या है?
जो भी हम कल्चर देख रहे हैं वो किसका परिणाम है? विचारों का। इसलिए कोई मार्क्सवादी होता और उसके सामने अगर आपने दिया हुआ जला दिया तो फिर हंगामा काट देता। इसी बात ध्यान रखने की, कल्चर अपने आप में, शब्दों की समझ हमेशा रखिए। इसी वजह से बार बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विभागम पर आपत्ति की जाती है कि आप छुपे तौर पर तो पूंजीवादी एजेंडा बढ़ा रहे हो, आप कंपैरिजन क्या कर रहे हो। दूसरी बात भी आप देखिए, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिस तरीके से सिस्टम का काम ये बता रहे हैं, और रवांडा बुरुंडी पाया जाएगा। अरे ऑब्वियसली एक अमेरिका, यूरोप और जर्मनी को देख के आपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर दी, तो इसमें कंपैरिजन क्या हुआ? कंपैरिजन तब होता जब हमारे घाना की बात भी की जाती। घाना तो हमें दिखाने गए, न घाना दिखा, न रवांडा दिखा, और न ही बुरुंडी दिखी, और कंपैरिजन हो रहा है। एक अजीब सी बात है यार। तो लिखने क्या लिखा आपने? याद रखिए, अभी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन चल रहा है। क्या लिखा आपने? निम्नलिखित राजनीतिक संस्कृति उल्लिखित की है ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट कल्चर, प्रजाभावी संस्कृति। सब्जेक्ट कल्चर, प्रजाभावी संस्कृति, सब्जेक्ट कल्चर। अच्छा, मुझे उसके ऊपर भी एक खैर ऊपर लिखना चाहिए था, आदिमकालीन संस्कृति, पैरोकियल कल्चर। तीसरा, सहभागी संस्कृति, पार्टिसिपेटिव कल्चर। प्रजाभावी संस्कृति, आदिमकालीन संस्कृति, सहभागी संस्कृति। हमने फिर बताया कि ऑमेट एंड पाउल में तरह लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं अगर और एक आए तो आप लिख सकते हैं। चुके अच्छा, इसमें जैसे कुछ टॉपिक तो अलग हैं, तो उसके लिए हम अलग आपको करा देंगे। मैं बता दूंगा भाई जिसको, क्योंकि जिसको यूपीएससी देना हो क्यों अपना समय, लेकिन कुछ चीजें बीच में ही शामिल हो जाती हैं, तो उसको हम अलग से फिर आपको नहीं बता सकते, वहीं बीच में ही मामला बन जाता है। तो 3 प्रकार की संस्कृति है, और आपको हम याद दिला दें, कल्चर आगे लिख लीजिए, राजनीति, संस्कृति, राजनीति संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिसके अनुसार व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के विचार या अभिवृत्ति व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के विचार या अभिवृत्ति ही व्यक्ति का व्यवस्था के प्रति विचार या अभिव्यक्ति ही संस्कृति का मूल अभिप्राय है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिव्यक्ति नहीं।
एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति ही व्यवस्था का मूल अभिप्राय है। व्यवस्था का मूल अभिप्राय है। अब बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, एक एक लाइन में लिख लीजिए। अगर आदिमकालीन संस्कृति, आदिमकालीन संस्कृति में आदिमकालीन संस्कृति में न तो व्यक्ति को आदिमकालीन संस्कृति में न तो व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी है, आदिमकालीन संस्कृति में न तो व्यक्ति को व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी है, और न ही व्यवस्था में अपनी भूमिका का कोई ज्ञान है। और न ही व्यवस्था में अपनी भूमिका का कोई ज्ञान है। अच्छा, ये बात याद रखिए। आदिमकालीन संस्कृति का मतलब है कि बड़े अंडमान निकोबार आइलैंड में आप चले जाइए, ये आदिमकालीन संस्कृति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ट्राइबल्स को, वहां पे दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियां रहती हैं, सेंटिनल्स, जारेवा। वहां तो न तो ये पता है कि गवर्नमेंट क्या है, संविधान क्या है, सरकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है। न सिस्टम के बारे में उन्हें पता है, न अपने कोई अधिकार सिस्टम के बारे में पता है। ये क्या है? आदिमकालीन संस्कृति। यह कि आदिमकालीन, इसका मतलब है कि बिल्कुल जनजाति समाज की संस्कृति। और जनजाति समाज की संस्कृति होने का मतलब है, आप ध्यान रखिएगा, संस्कृति का मतलब है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप में व्यवस्था के बारे में क्या सोचता है। ये कल्चर है। व्यवस्था कैसी है इससे कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था कैसी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अंडमान निकोबार आइलैंड में तो बड़ा जो सुनामी 2004 में आई थी, तो 2004 में सुनामी के बाद इंडियन एयरफोर्स अपना हेलीकॉप्टर भेजा कि लोगों को ढूंढा जाए कि क्या कोई बचा है कि नहीं। जो भी विदेशी वहां गए थे, भारत से भी जो बाहर से गए थे पर्यटन के लिए, सब बह गए। लेकिन जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, जो प्रकृति के साथ उनका जबरदस्त रिलेशन है, और उन्हें पता चल गया कुछ अनहोना होने वाला, क्योंकि प्रकृति में जीवों में अजीब सी खलबली मच गई। और वो ऊंचे जगहों पे, पहाड़ों पे जाके उस पे भी ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए। लेकिन जब चढ़े, अपना तीर धनुष उनके साथ था। और पता चला कि इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब घूमते घूमते गया तो रस्सी फेंकी कि ऊपर आ जाओ, उन्हें तीर मारक भाग जाओ यहां से, जैसे हमें छोड़ दो। ये क्या आदिमकालीन संस्कृति है। और आज तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कई बार चीजें बिल्कुल हैरान। कई बार तो आप देखें, प्रकृति के जो नजदीक होता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात से लेके बाकी क्षेत्रों में आने वाले जो साइबेरिया से जो पक्षी यहाँ चलते हैं, कमाल की बात है। इतनी लंबी दूरी 5-6 दिन में तय करके नॉन स्टॉप आते हैं। एक स्टॉप उनका ईस्ट अफ्रीका में होता है, दूसरा स्टॉप इंडिया में होता है। मतलब 4-4, 5-5 दिन की अनवरत यात्राएं करते हैं वो। जीपीएस तो आज बना है, क्या जबरदस्त उनका सिस्टम है। कई बार इसलिए दिखता है कि प्रकृति में जितना जबरदस्त ज्ञान है, तो मानो तो कई बार हम तो चिड़िया ऐसे बेकार है, मछली बेकार है। उनके पास कितना सेंसिटिव जानकारी है, क्या जबरदस्त एंटीना है वो। लेकिन ये आदिमकालीन संस्कृति है। आपकी संस्कृति कैसी है? आप आदिमकालीन में है, थोड़ा बढ़े हुए हैं क्या? आगे लिख लीजिए। प्रजाभावी संस्कृति में व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है। राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है, परंतु
परंतु अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं होता। राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है परंतु अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है, कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई भी चुनाव जीते हम वोट देने नहीं जाएंगे, ये भी चोर वो भी चोर, जैसे नागनाथ वैसे साहबनाथ। तो उनको पता तो है कि सिस्टम है, सरकार है, सब कुछ है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रजाभावी कल्चर। तीसरा, सहभागी संस्कृति के अंतर्गत सहभागी संस्कृति के अंतर्गत सहभागी संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी है और वह उसमें सहभागिता भी करता है। राजनीतिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी है और वो उसमें सहभागिता भी करता है। जिसे नागरिक संस्कृति का भी नाम दिया गया। नागरिक संस्कृति, सिविक कल्चर, जिसे नागरिक संस्कृति या सिविक कल्चर का नाम दिया गया। नागरिक कल्चर या सिविक, CIVIC, सिविक कल्चर का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत आमेंडन वर्बा ने अमेरिका, इंग्लैंड, जिसके अंतर्गत आमेंडन वर्बा ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और मैक्सिको का अध्ययन किया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और मैक्सिको का अध्ययन किया तो ये 5 देशों का अध्ययन किया और उस आधार पे कल्चर की बात की। अब फिर हमने कहा कि ये व्यक्ति का परीक्षण है। अच्छा, अगर कल्चर का मतलब क्या है कि हम व्यवस्था को कैसा मानते हैं, कल्चर से ही भर्ती होती है। अगर हम किसी व्यवस्था को ठीक मानेंगे तो उसमें शामिल होने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, जब पॉलिटिकल कल्चर की बात आती है तो एक विचारक है मॉरिस जोन्स, लिख लीजिए। मॉरिस जोन्स ने भारत की राजनीति संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा, भारत की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ संतवादी संस्कृति भी विद्यमान है। संतवादी, राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ संतवादी संस्कृति भी विद्यमान है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के बाद भी गांधी, जयप्रकाश नारायण, ने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण ने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। तो ये पॉलिटिकल कल्चर है। और आपको फिर याद दिला दें, आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पॉलिटिकल कल्चर, अगर नागरिक समाज का निर्माण नहीं होगा, बेहतर पॉलिटिकल कल्चर नहीं होगा, तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं आएगी।
कई बार तो आप देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बड़ी व्यवहारिक बातें पूछी जाती हैं। इस बार पूछा गया मतदान का कम होना। पॉलिटिकल कल्चर का भी संबंध है मतदान कम से, यानी हमारे सिलेबस में पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं पॉलिटिकल कल्चर केवल बीपीएससी में है। ऐसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कई बार आप ऐसे इन्फॉर्मेशन का प्रयोग जहां मर्जी वहां कर लीजिए। इस बार हमारे यहाँ पूछा गया था कि भाई वोटिंग कम क्यों हो रही है, तो अगर आईएएस में यूपीएससी में बात पूछे वोटिंग कम क्यों हो रही है, तो आप व्यवहारिक बातें तो नहीं लिख सकते, आपको स्कॉलर के रेफरेंस में बात लिखनी पड़ेगी, वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब है। इसलिए लास्ट वाला एक पॉइंट लिख लीजिए, रॉबर्ट पुटनम ने बॉलिंग एलोन नामक किताब लिखते हुए कहा, कभी अपने अकेले बॉलिंग की है? अच्छा, बिना बैट्समैन के ही, बिना खिलाड़ी के ही? बॉलिंग एलोन में लिखते हुए कहा, रॉबर्ट पुटनम ने बॉलिंग एलोन में लिखते हुए कहा कि नागरिक समाज और नागरिक संस्कृति के अवमूल्यन से, नागरिक समाज और नागरिक संस्कृति के अवमूल्यन से, ये किसका नोट से लीजिएगा, अवमूल्यन से राजनीतिक भागीदारी कम हो रही है और मतदान प्रतिशत में भी कमी देखी जा रही है। बाकी कल सुबह की क्लास रहेगी आपकी 8:15 बजे, तो बाकी बात कल।